नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा था कि इस देश में एक ऐसा इंसान आएगा जो सिस्टम बदल देगा। एक आम आदमी जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई का चेहरा बनेगा। लेकिन कहते हैं ना, उम्मीदें जितनी बड़ी होती हैं धोखा भी उतना ही दर्दनाक लगता है। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, उस इंसान की जिसने आम आदमी बनने का वादा किया था, लेकिन क्या वो सच में आम रह पाए? साल 2011 अन्ना हजारे का आंदोलन, करप्शन के खिलाफ देश की सबसे बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई। तब एक नया चेहरा सामने आया, अरविंद केजरीवाल। वो आदमी जो क्राउड के बीच एक आम आदमी बनकर आया और बोला, हम राजनीति बदल देंगे। हजारों लोग जुड़ गए और लोगों को लगने लगा था शायद अब कुछ बदलेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी गरीब के पास पानी का बिल देने के पैसे नहीं है तो पानी नहीं पिएगा क्या? वो पावर नहीं है, पावर देंगे ना आपको। फिर आया साल 2012, जब अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे से अलग होकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली, आम आदमी पार्टी। कहानी यहीं से बदलनी शुरू हुई। शुरुआत में जनता को लगा ये तो सही बंदा है, लोकपाल बिल लाएगा, करप्शन खत्म करेगा और एक नई पॉलिटिक्स का मॉडल देगा। अन्ना जी कई बार मुझे कहते थे कि राजनीति कीचड़ है, गंदे हो जाएंगे, लेकिन मैं अन्ना जी को समझाया करता था कि अन्ना जी अगर ये राजनीति कीचड़ है तो अब इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा और उस कीचड़ को खुद ही सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। आम आदमी पार्टी ने जो प्रोमिसेस किए थे उनमें से कितने पूरे हुए और कितने सिर्फ बैनर्स और स्पीचेस तक ही सीमित रह गए, आज यही एक्सपोज करेंगे। केजरीवाल ने प्रॉमिस की कि लोकपाल बिल आएगा, जनता के हाथ में पावर होगी और एक अलग तरह की पॉलिटिक्स होगी। हम तो अपनी सरकार भी नहीं बदलने के लिए कह रहे, हम तो एक कानून पास करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन क्या ये प्रोमिसेस पूरे हुए? दोस्तों, करप्शन फ्री इंडिया का सपना दिखाकर अरविंद केजरीवाल ने जो उम्मीदें जगाई थी वो आज कहाँ है? जितने बड़े वादे थे उतने ही बड़े सवाल भी उठते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या केजरीवाल आम आदमी के हीरो हैं या सिर्फ एक और नेता जो जनता को स्पीचेस और स्लोगन से बेवकूफ बनाता है? तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। केजरीवाल की जर्नी को लेयर्स में खोलते हैं, उनकी शुरुआती जिंदगी से लेकर प्रोमिसेस, कॉन्ट्राडिक्शंस और कंट्रोवर्सीज तक सब कुछ। चलिए पहली लेयर को खोलते हैं। कहते हैं कि हर कहानी की शुरुआत होती है कुछ छोटे कदमों से। अरविंद केजरीवाल की भी कहानी शुरू होती है उनके आईआईटी खड़गपुर के दिनों से, जहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। फिर आई आईआरएस की नौकरी, एक सम्मानजनक कैरियर जो हर मिडिल क्लास परिवार का सपना होता है। लेकिन अरविंद जी ने रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको देश की सेवा करनी थी, सिस्टम को सुधारना था। लेकिन बाहर आकर सिस्टम में और कंफ्यूजन बढ़ाना शायद असली एजेंडा था। आईआरएस की नौकरी के दौरान 2000s में केजरीवाल ने शुरू किया परिवर्तन, एक एनजीओ जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दावा करता था। परिवर्तन का मकसद था जनता की मदद करना और सरकारी ऑफिसेज में ट्रांसपेरेंसी लाना। साउंड्स ग्रेट, राइट? लेकिन हकीकत में परिवर्तन ने क्या अचीव किया और किस तरीके से काम किया वो जानना जरूरी है। परिवर्तन ने दिल्ली के गवर्नमेंट ऑफिसेज में आरटीआई पिटीशंस के जरिए इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और राशन कार्ड से जुड़ी दिक्कतों को हाईलाइट किया। रिपोर्ट्स के हिसाब से एनजीओ ने करीब 2500 लोगों की मदद की। लेकिन आरटीआई कैंपेन से हटकर परिवर्तन के काम में ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। कोई प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं कि कहां से उनके फंड्स आ रहे हैं। कई बार एलिगेशंस की एनजीओ सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए काम कर रहा था। अब सवाल उठता है, एक एनजीओ जो ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करता है, उसकी खुद की फंडिंग्स और काम करने के तरीके इतने ओपैक क्यों थे? क्या यह शुरुआत से ही पब्लिसिटी और पॉलिटिकल एंट्री की तैयारी थी? दोस्तों, जब एक एनजीओ ट्रांसपेरेंसी का फ्लैग बेयरर हो तो सबसे पहले उस एनजीओ का खुद ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। लेकिन परिवर्तन के ऑडिट्स, फंडिंग्स और काम करने के तरीके पर तब भी सवाल उठते थे और आज भी सवाल उठते हैं। फिर आया आरटीआई एक्टिविज्म का दौर, जहां अरविंद केजरीवाल ने लोगों को आरटीआई लॉज का यूज सिखाया। इससे कई गवर्नमेंट स्कैम्स एक्सपोज हुए। लेकिन ये भी देखा गया कि आरटीआई कैंपेन्स ज्यादा फोकस किए गए मीडिया अटेंशन पर। असल बदलाव वो जमीन पर कभी नजर नहीं आया। दोस्तों, परिवर्तन के काम को देखकर एक चीज साफ हो जाती है, शुरुआत में ही ये क्लियर था कि अरविंद जी का मकसद केवल सेवा नहीं था। ये एक केयरफुली प्लान्ड स्ट्रेटजी थी टू बिल्ड अ पब्लिक इमेज फॉर अ लार्जर पॉलिटिकल मूवमेंट। अरविंद जी कहते हैं कि उनकी लड़ाई आम आदमी के लिए थी, लेकिन परिवर्तन के रिकॉर्ड्स सजेस्ट करते हैं कि आम आदमी से ज्यादा ध्यान मीडिया और पावर बिल्डिंग पर था। दोस्तों, परिवर्तन के थ्रू जो शुरुआत हुई वो शायद करप्शन के खिलाफ एक जेन्युइन फाइट बन सकती थी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एंट्री का रिहर्सल था? क्या परिवर्तन सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन था पावर तक पहुंचने के लिए? तो दोस्तों, परिवर्तन का चैप्टर यहाँ खत्म होता है, लेकिन अरविंद जी के सफर की असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है।
अब बारी थी एक बड़े मंच पर अपने आप को साबित करने की। और ये मौका आया अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान। 2011 का साल था और देश में करप्शन के खिलाफ गुस्सा चरम पर था। अन्ना हजारे एक गांधीयन एक्टिविस्ट ने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसने पूरा देश हिला दिया। इस आंदोलन का एक नया चेहरा भी सामने आया, अरविंद केजरीवाल। अन्ना हजारे जी ने अपने सिंप्लिसिटी और निष्ठा से एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया था जो पूरी तरह से आम आदमी का था। लेकिन ध्यान दीजिए, धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल स्पॉटलाइट में आने लगे। अन्ना जी का फोकस था केवल जन लोकपाल पे, लेकिन केजरीवाल का मकसद कुछ और ही दिखाई दिया। दोस्तों, अन्ना जी का आंदोलन एक मास मूवमेंट था, लेकिन क्या आपको पता है धीरे धीरे ये आंदोलन कैसे केजरीवाल का पॉलिटिकल लॉन्च पैड बन गया? अन्ना हजारे का आंदोलन इवॉल्व होकर बना इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और यही वो मोड़ था जहां से केजरीवाल ने अपने असली एजेंडा चालू किया। एक तरफ अन्ना जी करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ अरविंद जी सीक्रेटली अपने पॉलिटिकल एम्बिशन सेट कर रहे थे। आपको मालूम होगा कि अन्ना जी ने बार बार कहा था उनका आंदोलन नॉन पॉलिटिकल होगा, लेकिन केजरीवाल ने तो सीधा पॉलिटिकल पार्टी का रूप ले लिया। और सबसे बड़ी बात, अन्ना हजारे ने खुद अरविंद केजरीवाल से दूरी बना ली जब उन्होंने देखा कि ये आंदोलन अपने असली मकसद से भटक गया। अब सोचिए, एक व्यक्ति जो अपने आंदोलन के सबसे बड़े सहयोगी को नाराज कर दे, वो देश की जनता के साथ कैसा न्याय करेगा? जब 2012 में आम आदमी पार्टी बनी, तब तक साफ हो चुका था कि अन्ना हजारे का आंदोलन एक स्टेपिंग स्टोन था अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल कैरियर के लिए। अन्ना जी ने साफ तौर पर कहा कि मुझे पॉलिटिक्स में नहीं जाना था, पर अरविंद मुझे इन्वॉल्व कर रहा था। दोस्तों, अन्ना हजारे का मूवमेंट करप्शन के खिलाफ था, एक जेन्युइन फाइट था आम आदमी के हक के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उस विश्वास का फायदा उठाकर उसे अपने निजी एम्बिशंस के लिए यूज किया। क्या यह सच्चे नेतृत्व की निशानी है? क्या ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है जो अपने ही मेंटर के मूवमेंट को हाईजैक कर ले? ये टाइमलाइन क्लियरली दिखाता है 2011 में आंदोलन शुरू हुआ, 2012 में आम आदमी पार्टी बनी और उसके बाद अन्ना जी को साइडलाइन कर दिया गया। क्या यही जनता के हितों की लड़ाई थी? अरविंद जी ने कहा था हम पावर के पीछे नहीं हैं, हम सिस्टम सुधारना चाहते हैं। लेकिन आज आम आदमी पार्टी की फंडिंग कंट्रोवर्सीज और पावर पॉलिटिक्स कुछ और ही कहानी सुनाती है। दोस्तों, ये था अन्ना हजारे के आंदोलन का वो चैप्टर जिसमें अरविंद केजरीवाल ने एक आंदोलन को अपने पर्सनल ब्रांडिंग का टूल बना दिया। अब सवाल उठता है, क्या ये सब पहले से प्लान किया गया था या ये एक अपॉर्चुनिस्टिक मूव था जो बस सही समय पे लिया गया? दोस्तों, जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो केजरीवाल जी ने एक के बाद एक वादे किए थे, ऐसे वादे जो जनता के दिलों को छू जाए। हम करप्शन खत्म कर देंगे, हमारे लीडर्स वीआईपी कल्चर नहीं अपनाएंगे, और सबसे बड़ा वादा, हम एक नई तरह की राजनीति लाएंगे। बट आज जब इन वादों का हिसाब लेते हैं तो क्या सच में वो नए तरीके की राजनीति दिखती है? शुरुआत हुई थी एक आम आदमी से। केजरीवाल जी मेट्रो में सफर करते थे, अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की कॉपीज दिखाते थे और हर स्पीच में कहते थे वीआईपी कल्चर का कोई महत्व नहीं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर्स के पास लग्जरी कार्स हैं, पुलिस स्कॉट्स हैं और अरविंद केजरीवाल खुद एक करोड़पति बन चुके हैं। चलिए एक एक करके इनके वादों की बात करते हैं। जहाँ एक तरफ इन्होंने वादा किया, वहीं दूसरी तरफ उनकी हकीकत बिल्कुल उल्टी निकली। वादा नंबर 1, नो वीआईपी कल्चर। हकीकत, केजरीवाल जी के लिए 60 कार्स की कन्वॉय चलती है। वादा नंबर 2, नो करप्शन। हकीकत, आम आदमी पार्टी के 15 से ज्यादा मिनिस्टर्स और एमएलएस पर ग्राफ्ट के एलिगेशंस हैं। वादा नंबर 3, ट्रांसपेरेंट फंडिंग। हकीकत, आम आदमी पार्टी की फंडिंग आज तक ओपैक है। कहां से आए पैसे, किसने दिए, इसका कोई जवाब नहीं। दोस्तों, आपको याद होगा कि सत्येंद्र जैन, जो कि केजरीवाल के सबसे ट्रस्टेड मिनिस्टर थे, उन पे ईडी और सीबीआई के ग्राफ्ट केसेस चल रहे हैं, और जब उनसे जवाब मांगा गया तो केजरीवाल जी ने उनका खुला बचाव किया। अब चलिए बात करते हैं लीकर पॉलिसी की। आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी लाई जो पहले तो बहुत आम आदमी के हित की लग रही थी, लेकिन बाद में ये करप्शन का एक बड़ा गर बन गया। और जब इस पे सवाल उठाया गया तो केजरीवाल जी ने उसका जवाब देने के बजाय पूरी बात को पॉलिटिक्स का नाम दे दिया। और दोस्तों, एक और बात जो समझना जरूरी है, आम आदमी पार्टी का इलेक्शन कैंपेन का खर्च जब पार्टी बनी थी तब कहा गया था कि फंडिंग ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन अब आम आदमी पार्टी एक नेशनल लेवल पार्टी है जो करोड़ों रुपए एड्स में खर्च करती है, और इनका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ फंडिंग गेस व्हाट, अभी तक साफ नहीं हुआ। केजरीवाल जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, हम पैसे सिर्फ जनता से लेते हैं और सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जब पूछ लिया गया कि एक एक डोनेशन का हिसाब दो तो बस गोलमोल जवाब मिला। दोस्तों, वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें निभाना सबसे बड़ा टेस्ट होता है। केजरीवाल जी ने अपने वादों के साथ जो खेल किया वो एक आम आदमी के साथ विश्वासघात है।
तो दोस्तों ये था आम आदमी पार्टी का असली सच, एक पार्टी जो वादों के साथ शुरू हुई थी और आज उन्हीं वादों के विपरीत काम कर रही है। अगली बार जब केजरीवाल जी अपने वादों की बात करें तो याद रखिएगा, हर वादा एक कहानी है, लेकिन हकीकत वही है जो डेटा कहता है। दोस्तों, जब एक पॉलिटिकल पार्टी काम के जरिए जनता का दिल जीतना छोड़ दे तो वो एक और हथियार उठाती है, प्रोपेगेंडा। और इस फील्ड में आम आदमी पार्टी ने एक मास्टर क्लास दिया है। चलिए देखते हैं कि कैसे इनके कमाल के एड्स और स्लोगन्स में सच्चाई कम और मार्केटिंग ज्यादा होती है। केजरीवाल जी ने एक टैगलाइन बनाया, जो कहा वो किया। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? मोहल्ला क्लिनिक्स के एड्स हर जगह दिखे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आरटीआई रिपोर्ट के मुताबिक 50% क्लिनिक्स सिर्फ कागज पर चल रहे हैं, और जो चल रहे हैं उनमें डॉक्टर्स और दवाई की कमी है। मगर ऐड देख के तो ऐसा लगता है पूरा वर्ल्ड यहाँ ट्रीटमेंट लेता होगा। आम आदमी पार्टी ने अपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स पर लगभग 1100 करोड़ रुपए खर्च किए। हाँ, वही पैसे जो आम आदमी के विकास के लिए होना चाहिए था, पर यहाँ तो पोस्टर और प्रमोशन के लिए निकल गया। एक ऐड में बोलते हैं दिल्ली का स्कूल सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतर है, लेकिन जब फोटो सामने आए तो अंदर की क्लासरूम की हालत देख के शर्म आ जाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर में बस सेलेक्टिव स्कूल्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी के स्कूल्स की हालत वही पुराने हैं। इनका एक और ऐड आता है जिसमें ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने दिल्ली की हवा 25% तक साफ कर दी है। हवा तो इतनी साफ हो गई कि हर साल नवंबर दिसंबर में पूरा दिल्ली गैस चैम्बर बन जाता है। और जब सवाल पूछा गया कि पोल्यूशन कम क्यों नहीं हो रहा, तो जवाब था ये तो पराली जलाने की वजह से है। मतलब खुद का काम कुछ नहीं, सिर्फ ब्लेम गेम। आम आदमी पार्टी सिर्फ टीवी और अखबार तक नहीं रुकी, बल्कि सोशल मीडिया पे एक मशीनरी खड़ी कर ली। आम आदमी पार्टी का हर कैंपेन एक कैलकुलेटेड पीआर स्ट्रेटजी है। एक तरफ केजरीवाल जी खुद को सेवियर दिखाते हैं और दूसरी तरफ उनके ट्रोल्स दूसरी पार्टीज को गालियां देते हैं। आम आदमी पार्टी ने पॉलिटिक्स को एक गेम बना दिया है, जहाँ हीरो केजरीवाल है और हर अपोनेंट विलेन। लेकिन आयरनी ये है कि जो खुद ऑनेस्टी की बात करते हैं, उनका पूरा पीआर नेटवर्क एक इल्यूजन क्रिएट करने में लगा रहता है। जैसे एक वीडियो आती है, वॉच दिस बिफोर इट गेट्स बैन। आम आदमी पार्टी के एड स्पेंड को समझने के लिए एक आंकड़ा देखते हैं। मतलब काम छोड़ दो, बस दिखावा करो, और फिर बोलते हैं कि ये आम आदमी के पैसे की कदर करते हैं। दोस्तों, एड्स बनाने का एक मकसद होता है जनता को सच बताना और अवेयर करना, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे सिर्फ एक पर्सनल ब्रांडिंग एक्सरसाइज बना दिया। आज अगर केजरीवाल जी का नाम हर जगह सुनाई देता है तो वो सिर्फ उनकी मार्केटिंग की वजह से है, ना कि उनके एक्चुअल काम की वजह से। दोस्तों, एक वादा करने और उसे निभाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आम आदमी पार्टी ने हर वादे को एक मार्केटिंग गिमिक बना दिया है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब देखकर हम सच नहीं समझेंगे? तो दोस्तों, अगली बार जब आप केजरीवाल जी का ऐड देखें तो एक बात याद रखिए, जो दिख रहा है जरूरी नहीं कि वही सच हो।